नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले हम आपको महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जो तनातनी चल रही है उस पर बात ले चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष शिंदे सरकार पर गुजरात प्रोजेक्ट देने का आरोप लगा रहा है और पहले 1.5 लाख करोड़ का वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट हो या फिर अब 22,000 करोड़ का टाटा एयर प्रोजेक्ट, अब इस पर शिंदे फडणवीस सरकार कह रही है कि वे अब श्वेत पत्र व्हाइट पेपर लेकर आएंगे जिससे साफ होगा कि कैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान प्रोजेक्ट राज्य के बाहर गए थे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हमारे साथ हैं। हमने उनसे कुछ देर पहले बात की और जो मैंने पहला सवाल उनसे यही पूछा था, पृथ्वीराज जी, आप लोगों के आरोपों के बीच शिंदे सरकार कह रही है कि वो एक श्वेत पत्र लेकर आ रही है जो बताएगी कि कैसे जब आप लोगों की एमवीए महाविकास अघाड़ी सरकार थी उस दौरान प्रोजेक्ट्स बाहर गए थे। क्या कहेंगे? आमदार सर्व लोक प्रतिनिधि, बहुत अच्छा होगा अगर पूरी सच्चाई, सारी फाइल्स, किसने क्या कोशिश की थी, अगर सभी चीजें अगर जनता के सामने रखे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन निधि जी, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं कि जो निवेश होता है, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट रखे जाते हैं तो वो होता है केंद्र सरकार का सरकारी निवेश। दूसरा होता है जो निजी कंपनियां अपने चॉइस से किसी राज्य में आती हैं जहां उन्हें लगता है कि अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो पहले मैं सरकारी निवेश की बात करूंगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तो एक मरीन पुलिस एकेडमी बनाने की बात हुई थी जो हमारे महाराष्ट्र के उत्तर में पालघर जिले में, जो आदिवासी जिला है, वहां हमने 300 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को दी थी मात्र 1 रुपए कीमत पर। और वहां पे केंद्र सरकार के जो उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे थी, उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट मंजूर भी कर दिया था। लेकिन तभी चुनाव हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अचानक हमारा पालघर का मरीन पुलिस एकेडमी का प्रोजेक्ट द्वारका चला गया। पहली बात। दूसरी बात, मुंबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक बहुत बड़ी कल्पना हमने 10 साल पहले से रखी थी कि यहाँ पे हम ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जहां पे विदेशी निवेशकों को बिल्कुल विदेशों जैसी सुविधाएं, कानून मिलेंगे। अचानक निर्णय होता है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर जाएगा, वो चला गया। और उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है सरकार को, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब उनको पता चला कि शायद अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लाइट से ज्यादा आती नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट तो सिर्फ मुंबई आती है। तो जो लोग मुंबई आएंगे उनको अहमदाबाद कैसे ले जाएंगे? बुलेट ट्रेन की कल्पना आई, अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद, जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन बनेगी। जबकि किसी ने भी महाराष्ट्र के किसी उद्योगपति ने, किसी व्यापारी ने, किसी नेता ने, किसी राजनेता ने, किसी ने ये मांग नहीं की थी कि हमको मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन दीजिए। अगर हमें बुलेट ट्रेन चाहिए तो मुंबई नागपुर देते, मुंबई पुणे, बेंगलोर देते, लेकिन अहमदाबाद की हमारी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह मोदी जी की आवश्यकता थी। अब 40% से ज्यादा जो ऋण है बुलेट ट्रेन का, जो 1,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो महाराष्ट्र के सर पे आके गिरा है। और जहां पे हमारे बॉम्बे जो बीकेसी का जो कॉम्प्लेक्स है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं, जो नया औद्योगिक केंद्र बना है, वहां पे हमें ये इंटरनेशनल सेंटर बनाना था। वहां पे उन्होंने बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना दिया। तो विपक्ष जो आप लोग हैं कह रहे हैं, नितिन गडकरी का एक पत्र का हवाला दे रहे हैं जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आया था जिसमें टाटा समूह के सुविधाओं की बात की गई थी। दूसरी तरफ शिंदे सरकार कह रही है कि ये तो भ्रम फैला रहे हैं आप। फडणवीस कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट तो पहले ही मार्च में जा चुका था। ये तो गलत बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का फैसला अभी हाल ही में कुछ चंद दिन पहले हुआ था और जैसे ही फैसला हुआ उसकी घोषणा कर दी गई थी। वो 2022 के अक्टूबर महीने में हुआ है फैसला। जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस के समय जो एक और फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, अकेले फॉक्सकॉन का, वो उसपे वेदांत नहीं था, वो प्रोजेक्ट लाना था। उसमें 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। खुद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, वो भी तलेगांव में आने वाला था। वहां आईफोन, एप्पल के आईफोन बनने वाले थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी बाहर चला गया, किसी और राज्य में चला गया। तो एक तो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से निर्णय होते थे उनका कोई विरोध होना संभव नहीं था।
मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो डबल इंजन सरकार है आज है और कुछ दिन पहले थी, 2.5 साल पहले थी, उसका महाराष्ट्र को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फॉक्सकॉन का पहला प्रोजेक्ट बाहर चला गया था, पहली बात सही है, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस जी के समय में गया था, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले सरकार थी, अभी नहीं। हमारे एमवीएस सरकार के पहले जब 5 साल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने पहले घोषणा की कि फॉक्सकॉन का 35,000 करोड़ का एप्पल फोन का प्रोजेक्ट आने वाला है। उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, सारी उपलब्ध है। और वो बाद में चला गया और पिछले महीने ही अभी हाल ही में वो प्रोजेक्ट शायद श्रीपेरुम्बदूर में तमिलनाडु में चला गया, वहां पे एप्पल फोन भी बनने शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये कि मोदी जी का हस्तक्षेप एक जगह है जो आजकल बहुत भारी मात्रा में हमें दिख रहा है, और उसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी की असफलता, उसके बारे में अगर वो व्हाइट पेपर में बताएंगे कि क्यों असफल रहे, क्यों फॉक्सकॉन का पहला प्रोजेक्ट, ये दूसरा है, फॉक्सकॉन का पहला प्रोजेक्ट क्यों महाराष्ट्र में नहीं आया, जो जिसकी पूरी घोषणा देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे थे। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल पूरी असफलता है। और आजकल तो फिर मोदी जी का आशीर्वाद है कि सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, वो चाहे सरकारी प्रोजेक्ट हो चाहे निजी निवेश के प्रोजेक्ट हो जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार को देनी पड़ती है, वो सारे प्रोजेक्ट को जबरदस्ती गुजरात ले जाया जा रहा है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल देश की बात में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मोरबी का, क्योंकि वही सबसे बड़ी खबर हम सबके सामने है। हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। अंकित त्यागी इस समय मुझे बताया जा रहा है, मेरे सहयोगी वहां पर एक पुल पर मौजूद हैं। अंकित, आप वहां पर इस समय बिल्कुल उस घटना स्थल पर मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां पर, आज क्या अपडेट? मैं सबसे पहले अपडेट देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं जहां पर हूं, वो जो ये टूटा पुल था, जो पुल टूटा था, झूला पुल, उसका एक सिरा है, यानी कि जिस सिरे से वो पुल टूटा था वो उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो है जो दरबारगढ़ का सिरा। ये दूसरा स्वामी नारायण मंदिर वाला सिरा है। यहां पर एक विशेष बात इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आज जो हम एनडीटीवी ने जो रिमांड कॉपी और ऑर्डर जो हमारे हाथ लगा उसमें, और पहले दिन से बार बार कह रहे थे कि ये जो पुल था इसमें जो तार टूटे वो इस वजह से टूटे क्योंकि इसमें जंग लगा था। वो जो पुल की मरम्मत के समय में उनको मरम्मत नहीं किया गया। मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाता हूं, ये पुल का वो मलबा है जो यहां पर रखा गया है। और ये जो आप तार देख रहे हैं, अगर तार की आप हालत देखेंगे तो ये पूरा जंग लगा हुआ आपको तार दिखाई पड़ेगा। इसमें ये पूरा पुराना तार आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें जो एक एक पुर्जा लगा हुआ है यहां पर, उन सब पे जंग लगी हुई है। और यही वो तार है जो टूटा, और यही वो तार है जिसके ऊपर ये 2 तारों पे, ऐसे ही एक और तार पे और इस तार के ऊपर ये पूरा पुल झूल रहा था। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से इस पुल का पूरे जो मलबा यहां पर रखा गया है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। एक तो ये तार जो पूरी तरीके से इसमें जंग लगी हुई है, ये इतना वजन था इस तार के ऊपर क्योंकि इसका लोड कैपेसिटी नहीं किया गया था कि ये देखिए इस तरीके से तार के सारे जो रेशे हैं वो अलग अलग हो गए और ये पुल टूटा है। इसके साथ साथ जो सस्पेंडर्स थे, यानी कि जिससे इसको रोका गया था, वो भी पूरे जंग लगे हुए हैं। अगर आप इस पे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहां पे पूरा जंग लगा गया है। काम उन्होंने क्या किया था, काम जो बदला गया था, जिस कंपनी को एक काम दिया था, उन्होंने ये एल्यूमिनियम शीट में आपको दिखाता हूं। ये पहले जो पुल का नीचे जो रास्ता होता जिसपे लोग चलते थे वो होता था लकड़ी का। उसके बाद इन्होंने बदल के ये एल्यूमिनियम शीट लगाई थी। इस एल्यूमिनियम शीट पे इस तरह के जो सस्पेंडर्स होते हैं, ये सस्पेंडर यहां पर छेद करके, और उसके बाद जो मेन तार था, यानी कि जो मेरे पीछे बड़ा तार है, इस तार से उसको जोड़ा गया था। इसके नीचे लकड़ी के जो सपोर्ट के लिए वो भी हटा के ये बीम लगाए गए थे। उसके बाद इसका वेट टेस्टिंग नहीं करी गई थी। ये जो आप जाली हरी वाली देख रहे हैं, ये जाली लगाई गई थी 20 फीट की ऊंचाई तक, जिससे कि लोग यहां से गिरे ना या साइड से कूदने की कोशिश ना करें। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये जो मलबा है, जो अवशेष अब पुल के बचे हुए हैं, जिसने 135 जिंदगियां अपने साथ दे गया, और साथ ही साथ अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर मिसिंग हैं, वो आपको बताता है कि किस तरीके से जो बातें अब कही जा रही हैं, लापरवाही कितनी बड़ी थी। ये पूरा जंग लगा हुआ पुल, जिसको इन्होंने जब दोबारा से सिर्फ इसका ऊपरी तौर पर चीजों को ठीक किया गया, जो मेन इसकी जो वायर थे उन्हें बदला नहीं गया, और इसकी हालात क्या हुई अभी, क्योंकि थोड़ी रोशनी है तो मैं पवन को बोलूंगा
वो थोड़ा आपको पलट के दिखाएं। आपको यहां पर ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा होगा जिससे लोग जाते थे। 2 तार आपको वहां दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तार पूरा नीचे तक आता आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा तार आपको थोड़ा ऊपर तक जाके वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही वो तार है जो टूटा था, जिसके अवशेष अभी हमने आपको दिखाए थे। यहां से आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से इस पुल के बचे हुए ये हालत में है। और यहां पर कुछ लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नदी में अभी भी चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, जो हिस्सा है वो हिस्सा है जहां से तार टूटा। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कल जो पहली बार बात सामने आई कि 27 लाख रुपए खर्चे, तो वो भी फ्लोरिंग को बदलने में खर्चे थे। वायर्स जो केबल्स हैं आप दिखा रहे हैं उनको नहीं बदला गया था, जिस पर एक पुल टिका होता है, वो जिस तरह से आप दिखा रहे जंग लगा हुआ है। तो वहां पर क्या कुछ ऐसा लगा कि कुछ कोशिश की गई? और इससे यह भी साफ होता है कितना अनुभवहीन बदलाव किया गया, क्योंकि अगर कोई जानकार करते तो केबल्स को भले ही बदलते और फ्लोरिंग पर कुछ और करते। तो ये कहा गया कि फ्लोरिंग के बाहर इतना बढ़ गया था कि केबल्स उसको सस्टेन नहीं कर पाई। तो आपकी पड़ताल क्या कह रही है वहां पर, क्या आपका आंकलन है? देखिए, जिन लोगों को ये काम दिया गया था, देव प्रकाश सॉल्यूशंस फैब्रिकेशंस कंपनी को, आज हमें पता चला उनके जहां पर उनका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां पर भी गए थे, पता चला कि वो वेल्डिंग का काम करते हैं। इस तरह के पुराने झूले पुल को बनाने का, ठीक करने का उनका ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई काम किया है। तो वेल्डिंग के काम करने वाले लोगों को यह कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया। और उसके बाद जो जरूरी बात थी, जो बार बार कहा जा रहा था, हमने पुल को मजबूत कर दिया है। उनका मजबूती कहने का तरीका यह था कि उन्होंने बस लकड़ी के नीचे ये फट्टे हटाकर ये एल्यूमिनियम के फट्टे लगाए हैं, लेकिन जो पुल जिस पे टिका होता है वो वायर, वो तार ना तो बदले गए और ना ही उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया गया। इनको लगाने के बाद वजन भी इस पुल का बढ़ा, पर कहा यह गया क्योंकि लकड़ी के पुराने क्योंकि शायद कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके जो गुजराती नया साल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर लाकर थोड़ा पैसा कमाया जा सके, तो इस वजह से ये लगाया गया। क्योंकि लकड़ी के फट्टे अगर लगाते तो वो बार बार टूटते हैं, लेकिन इससे वजन बढ़ा। इसका कोई लोड टेस्ट नहीं किया गया, कोई टेस्ट नहीं किया गया कि इस पर कितने लोगों को अब भेजा जा सकता है। और क्योंकि लकड़ी हटाकर आपने इस तरह की एल्यूमिनियम शीट्स लगाई, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करे, वो स्ट्रक्चर कितना सस्टेनेबल होगा इसकी भी आपने कोई टेस्टिंग नहीं करी। ये साफ तौर पर दर्शाता है ना तो अरेवा और जिनको उन्होंने काम दिया था, देव प्रकाश सॉल्यूशन फैब्रिकेशंस को, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ पुल में ये चीजें बदलने के बाद, पेंटिंग करने के बाद इसे एक नया दिखाने की कोशिश की गई। इसको दिखाया गया कि इसकी रिपेयर हो गई है और उसके बाद जो नतीजा हुआ उसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर इसको आप अभी यहां पे खड़े होकर देखें तो सिर्फ आपको यही समझ में आता है कि ये जो इन्होंने लगाए थे ये तो अभी भी ठीक ठाक है, एल्यूमिनियम की जो शीट्स लगाई थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी जो एविडेंस है जिसको एफएसएल गुजरात काट के भी अपने साथ लेके गई है, वो इस पुल के इस लोहे के वायर का हिस्सा है, जिसको लेकर अब पूरी जांच पड़ताल का वो केंद्र बना हुआ है। और इन्हीं बातों को जो पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट है, जो रिमांड रिपोर्ट उन्होंने जज के सामने रखी है, उसमें बताया है। और वो हिस्सा इस ऑर्डर का भी है जो आज एनडीटीवी ने दर्शकों के सामने रखा है। बिल्कुल अंकित, अगर हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर से बताना चाहें, क्योंकि सुबह जो आपने तथ्य सामने रखे होंगे, अब शाम का समय आ गया है, आज इस पूरे मामले में क्या क्या बदलाव हुए हैं? क्योंकि पहली बार आज हमने देखा कि डीएमबी आए, तनुश्री पांडे उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तो प्रशासनिक लोग आज पहली बार नजर आए बात करते हुए। बार एसोसिएशन कह रही है कि हम ये आरोपी हैं, उनका केस नहीं लड़ेंगे यहाँ, ना तो मोरबी के ना राजकोट के। तो हमारे दर्शकों के लिए कि आज क्या इस पूरे मामले में और अपडेट है सुबह से, वो आप जरा बता दीजिए। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज सुबह से ही ये थोड़ा असमंजस था। एनडीटीवी ने कोशिश की समझने की कितने लोग अभी भी इस पूरे मामले के बाद लापता हैं, गायब हैं, क्योंकि हम कई ऐसे लोगों से मिले जिनके परिजन के बारे में उन्हें अभी भी पता नहीं है, ना सरकार उन्हें कुछ बता रही है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और मैं ये बात बता सकता हूं, तस्दीक भी कर सकता हूं, यहां पर अगर पवन दिखाएंगे तो जहां पे हम खड़े हैं उसके नीचे मच्छू नदी है, जहां पर अभी भी आर्मी की और साथ में नेवी के और साथ में एनडीआरएफ की टीम्स ऑपरेशन चला रही हैं। तो वो ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त पानी का जो स्तर था वो करीब बताया जा रहा है 30 से 40 फीट का था, जो अब
कुल 10 से 15 फीट का रह गया है। पानी को लगातार निकाला जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई बॉडी होगी तो उसको निकाला जा सके, शव को निकाला जा सके। उसके बाद जो आज बड़ी एक हम लोगों ने पड़ताल की, जो हमने समझने की कोशिश की, रिमांड कॉपी जो हमारे हाथ में लगी, उसमें 5-6 प्रमुख चीजें हैं, जिसमें पुलिस ये कह रही है कि जो ओरेवा कंपनी है, उन्होंने जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया यानी कि देव प्रकाश सॉल्यूशंस को, उनका पास इस चीज को, पूरे पुल को बनाने का, इसको रिपेयर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर में इसे खोला जाना था, लेकिन इसे अक्टूबर में खोल दिया गया जल्दबाजी में, बिना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताए हुए। उन्होंने ये भी इस बार में कहा कि जो लोग हैं, अक्यूज्ड हैं, जो 9 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से अक्यूज नंबर 1 से लेकर 4 तक, जिसमें 2 लोग देव प्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक भी हैं, जिन्हें 31 तारीख को पकड़ा गया था, वो ये नहीं बता रहे हैं कि किसके आदेश पर उन्होंने ये काम शुरू किया था। ये कहा गया कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क के, रिपेयर वर्क के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि क्या मटेरियल लगाया गया, किस समय लगाया गया, कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ी लैप्सेस हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें यह भी है कि लगातार जो बात उठ रही है कि आपने 9 लोगों को जरूर पकड़ा है, आप कब ओरेवा के मालिकों को, जिन्होंने ये पूरा करार साइन किया था मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, उनकी गिरफ्तारी करेंगे? और साथ ही साथ मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उन अधिकारियों का क्या होगा जिन्होंने ना सिर्फ 2022 में बल्कि 2007 से ओरेवा के साथ मिलकर इसकी देख-रेख, रख-रखाव का उनको कॉन्ट्रैक्ट देते रहे, लेकिन एक बार भी जांच नहीं की कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। बिल्कुल अंकित, ये बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं वहां पर मोरबी में, और इन तमाम डिटेल्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोरबी की अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। हादसे में 135 लोगों की जान गई है। हर कोई दुखी है, सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, वो लोग भी जो राहत और बचाव के अभियान में लगे थे। कुछ को बचा लिया गया, कुछ को नहीं बचाया जा सका। अभियान में लगे लोग आज हादसे वाली जगह पर जमा हुए और जो लोग नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे वहीं पर थी, जानकारी दे रही है। हम इस वक्त मोरबी में हैं, जहां देश की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना हुई रविवार शाम को, जब एक पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज, जिसको झूलता पुल भी कहा जाता था लोकल्स के द्वारा, वो पूरा का पूरा गिर गया। कम से कम 135 लोगों की जान इसमें जा चुकी है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे। आज गुजरात का पूरा स्टेट एक श्रद्धांजलि प्रकट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने इस दुर्घटना में, इस दुखदायी दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। और ना ही सिर्फ जो लोग हैं गुजरात के, वो अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्सीडेंट साइट पे जितने भी डिफेंस की टीम्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडीआरएफ, उन सभी टीम्स ने 5 मिनट के लिए अपनी अपनी सर्च ऑपरेशंस को रोका और श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए अपनी सर्च ऑपरेशन को रोक के फूल प्रदान करके अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान खो दी है। एक बार मैं वापस बताना चाहूंगी कि कम से कम 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से सबसे ज्यादातर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम कई ऐसे परिवारों से मिले, पीड़ित परिवारों से मिले, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। ये वो ब्रिज है जो पूरा का पूरा संडे को टूट गया। बहुत से लोगों की मौत हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अभी भी 2 लोग हैं जिनके शव हो सकता है कि पानी के अंदर दबे हों और उनके शव अभी बरामद नहीं हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि हो सकता है ज्यादा भी शव हो जो पानी में बरामद नहीं हुए हो, इसलिए वो लोग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर किसी कारण पानी के अंदर कोई शव दबा है तो उसको निकाला जा सके। ये स्थिति अभी आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। 5 मिनट की श्रद्धांजलि प्रकट करने के बाद अभी जितनी भी डिफेंस की टीम्स हैं, सर्च ऑपरेशन टीम्स हैं, वो वापस सर्च ऑपरेशन में जुट चुकी हैं। और ऐसे एक दुखद समय पे, ऐसे मुश्किल समय पे हम लोग, एनडीटीवी इंडिया की टीम भी मोरबी के लोगों के साथ खड़ी है। और हम आशा करते हैं कि इस तरीके की दुर्घटना भारत देश में अब कभी ना हो। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ी सजा दे उनको जो इस एक्सीडेंट के पीछे जिनका हाथ है। कैमरा पर्सन निनाद के साथ मैं तनुश्री पांडे, मोरबी गुजरात से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मोरबी से इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हम आपको राजस्थान की सियासत बताएंगे और साथ ही मध्य प्रदेश में क्यों नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल बार बार उठ रहे हैं, एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे।
तो देश की बात में बात अब राजस्थान की सियासत की कर लेते हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक बार फिर से आमने सामने लग रहे हैं। राजस्थान में सितंबर के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले जो सीएलपी मीट होनी थी वो नहीं हुई थी, विधायकों ने बगावत कर दी थी। सचिन पायलट कैंप ने इस पर कोई बयान तब नहीं दिया था। अशोक गहलोत दिल्ली आए, आलाकमान से माफी मांगी थी। अब सचिन पायलट ने इस पूरे टकराव पर कहा है, कड़े तेवर दिखाएं और कहा है कि जो असमंजस की स्थिति है वो साफ की जाए, नेतृत्व को लेकर कदम उठाएं। इस बार सचिन पायलट ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, याद दिलाते हुए कि विधायक दल की बैठक में जिन लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई उन पर कार्रवाई का वादा था। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। लगता है अब सब्र टूट चुका है, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल विशेष टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के पालन चाहते हैं कि सब लोग करें। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस के कुछ नेता शगुफा छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। और इसमें जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लोग दुविधा में लोग बैठे हैं, ये स्थिति राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। और सीएलपी होनी चाहिए, ये पुरानी चीजें हैं तो सब होना ही चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कितनी जल्दी होता है इसको देखते हैं। अच्छा होना चाहिए। इस तरह देख रहे हो कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, जो चाहती है वो होना चाहिए। आलाकमान ने फिलहाल सबको मौन रहने की हिदायत दी है। कोई कुछ भी बयान दे रहा है, उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में खींचतान जारी है और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और दूसरी ओर चुनाव अब सिर्फ 13 महीने दूर है, ऐसे में राजस्थान की सुलगती हुई राजनीति का हल निकालना शायद जरूरी पड़ गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान की राजनीति पर पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे एक सवाल हमने पूछा कि सवाल ये है सर कि राजस्थान पर चुनौती एक बार फिर से खड़ी हो गई यहाँ की राजनीति पर। आज सचिन पायलट ने कहा है कि असमंजस है, नेतृत्व को लेकर फैसला करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गहलोत की तारीफ की है और जिन लोगों ने सीएलपी का बहिष्कार किया उन पर कार्रवाई हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान की घटनाओं के बारे में मेरी टिप्पणी करना कोई उचित नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब खड़गे जी अध्यक्ष बन रहे थे, अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, उसके कुछ ही दिन पहले हमारे संगठन के जो महामंत्री है वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के घटनाओं के बारे में, वहां जो भी घटनाएं घटी, जो सीएलपी मीटिंग की बात हो या दल नेतृत्व बदल की बात हो, उसके बारे में जल्दी से, उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर फैसला होगा। लेकिन अब मैं समझता हूं कि खड़गे जी आए हैं, नए अध्यक्ष है, वो उसके बारे में कुछ तय करेंगे और राजस्थान की जो चुनाव आने वाले हैं तो राजस्थान में क्या नेतृत्व बदल करेंगे, क्या कुछ
डिसिप्लिनरी एक्शन जो उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा है उसके बारे में कुछ फैसला होगा, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, राजस्थान हमारे लिए बहुत एक अहम राज्य है और चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पे अगर इस तरह की गतिविधियां जल्दी से समाप्त कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। पृथ्वीराज जी, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में लोग रहें, बयान ना दें, और यहाँ भी जल्द चुनाव होने वाले हैं एक तरफ। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, मोमेंटम वो गेन अप कर रही है, और उस समय ये परिस्थिति नहीं। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी अपना अंदरूनी मामला है, हल कर लेगी, तय कर लेगी। ये पहले भी राजस्थान में कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन अशोक जी बहुत हमारे शीर्ष नेता हैं और सचिन पायलट भी हमारे उभरते युवा नेता हैं। तो मैं समझता हूं कि आपसी टकराव पार्टी के हित में नहीं है और खड़गे जी जरूर उसमें से कुछ जल्दी से हल निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत अहम बात है कि जो आपसी टकराव होता है दो नेताओं का, वो वाकई में पार्टी हित में नहीं है। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते भर में नाबालिगों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के 4 मामले सामने आए हैं। सब में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 साल से राज्य बच्चों के प्रति सबसे असुरक्षित क्यों बना हुआ है? तमाम प्रतीकों के बावजूद इसमें कमी नहीं आई है। 200 पुलिस वालों ने घंटों तक 4 साल की बिटिया को ढूंढा। पीड़ित भी कथित तौर पर बलात्कार के जघन्य अपराध के बावजूद सांसों की डोर थामे रही। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उसको शाम को हम पकड़ने में उसको सफल हुए। उससे पूछताछ पे उसने बताया पूरे घटनाक्रम को, और जिसके आधार पे बच्ची को हमने रात में ही शाम को ही दस्तयाब करने में हमको सफलता मिली। और बच्ची की उसकी स्थिति को देखते हुए हमने तत्काल उसको पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया और डॉक्टर ने उसको उचित इलाज किया, और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए हमने बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको भेजा है। प्रथम जो एफआईआर हुई थी वो 363 में हुई थी, और इसके आधार पे फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे इसमें हमने 376 और पॉक्सो की सुसंगत धाराएं उसमें हमने लगाई हैं। इससे पहले खंडवा में ही मदरसे में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में वहां के मौलाना को गिरफ्तार किया गया था। गुना में 3 दिनों में 2 नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ। शुक्रवार को 15 साल की नाबालिग के साथ 7 आरोपियों ने कथित तौर पर रेप किया। आरोपी पकड़े गए, उनके घर पर हथौड़ा चल गया। इधर सरकार समाज सुधार की बात कह रही है। ये विकृत मानसिकता है, इसमें समाज के अंदर जागरण की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है, ये उनके समाज के, परिवार के सगे संबंधी, पड़ोसी, ये सब है। मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में इस साल भी नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33,036 मामले दर्ज हुए। इसमें मध्य प्रदेश के 3,515 केस शामिल थे। 2020 में 5,598 बलात्कार के मामले राज्य में दर्ज हुए, जिसमें 2,259 नाबालिग बच्चियों के साथ थे। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां हर सरकारी आयोजन से पहले बेटियों को पूजा जाता है, जहां आज लाडली लक्ष्मी का भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन यही वो प्रदेश है जो बेटियों से दुष्कर्म के मामले में देश में पहली पायदान पर है। साफ तौर पर वो अपराधी जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो ना तो डर रहे हैं और ना ही ऐसे प्रतीकों को समझ पा रहे हैं। खंडवा से निशात और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसानों की। उत्तर प्रदेश के दादरी में एनटीपीसी थर्मल पावर के बाहर 24 गांव के धरने दे रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया। सैकड़ों किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार इन गांव में फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन 1986 में हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अब क्यों प्रदर्शन हो रहा है? देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दादरी के एनटीपीसी पावर प्लांट के नजदीक धरना दे रहे ग्रामीणों को पुलिस ने कुछ इस तरह हटाने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को भी सैकड़ों किसान सुबह से ही दोबारा धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस का फ्लैग मार्च भी चलता रहा और सख्ती भी। गांव के अंदर हालात तनावपूर्ण है। यही वजह से कि आप देखिए कितना बड़ा काफिला जो है वो पुलिस का यहाँ पर आ रहा है, और इसी तरीके से राउंड यहाँ पर पुलिस का 24 घंटे चल रहा है ताकि जो किसान है वो प्रदर्शन न करने पाए।
तो यहाँ पर भारी हमला जो है वो पुलिस का लगा हुआ है। रसूलपुर कस्बे की सभी दुकानें पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बंद हैं। गांव वालों का आरोप है कि एनटीपीसी प्लांट के लिए 1986, 1995 और 2004 में अधिग्रहित जमीनों के दाम अलग अलग क्यों दिए गए। एनटीपीसी ने एक नौकरी और फ्री बिजली कनेक्शन का वादा किया था। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का वादा भी था, लेकिन नहीं बना। कब आज जमीन अधिग्रहण हुआ था? 86 में, 1986। कितनी जमीन गई थी आपकी? 11 बीघे। क्या क्या वायदे किए थे और 1986 के बाद क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग? हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए लड़ते लड़ते, अब हम लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इन वादे करे थे कि हम आपको तुम्हारा काम गोद ले लिया, आपको बिजली फ्री देंगे, आपका विकास करेंगे, आपको शिक्षा स्कूल बनाएंगे, आपके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, और अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल खोला, कुछ नहीं दिया। जबकि जब जमीन ली थी इन्होंने तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, ठीक है जी, और जो मुआवजा है वो टाइम से आपको सबको मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला है, वो तो दूर की बात है। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है, जैसे हमारी लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ हैं, सबसे बड़ी बीमारी, इसका कोई हमारे यहाँ समाधान नहीं हुआ है। एनटीपीसी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज करिए, जो धोखाधड़ी करिए, क्यों करिए धोखाधड़ी? हमने कभी अपने बच्चों के 4 पुरवा नहीं मारे, जो हमारे बच्चे कल खूब पीते। फिलहाल प्रशासन लगातार इन गांव वालों को समझाने में जुटा है। एनटीपीसी प्लांट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहाँ पे धरना प्रदर्शनकारी थे, वो एकाएक प्लांट के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे और प्लांट को सुचारू रूप से जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसको दृष्टिगत रखते हुए मौके पर मौजूद जो पुलिस बल और प्लांट की सुरक्षा में लगा हुआ जो सीआईएसएफ का बल था, उनके द्वारा आवश्यक हल्का बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन छोड़ा गया। पुलिस द्वारा इस मुकदमे को पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, एवं इस मुकदमे में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हालात तनावपूर्ण हैं। समय रहते सरकार को एक समिति बनाकर गांव वालों की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ऐसे धरने प्रदर्शन समय समय पर होते रहने की संभावना है। दादरी से अरविंद उत्तम और कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात अपनी सीमाओं से जुड़ी हुई। पाकिस्तान अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर है और इसे भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता का विषय बताया गया है। एजेंसियों के मुताबिक ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के होने से आतंकी गतिविधियों में 75% तक की कमी आई थी, लेकिन अब एलओसी के पास आतंकी कैंप्स में इजाफा हुआ है और इसका असर घाटी में आतंकी गतिविधियों में देखा जा रहा है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसका असर कश्मीर घाटी में दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 5 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से एक पाकिस्तानी था और लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि 3 आतंकियों का मॉड्यूल सुरक्षा बलों पर हमला करने की प्लानिंग कर चुका था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आने वाले दिनों में और ज्यादा सतर्क रहने के संकेत दिए हैं, क्योंकि RANW की इनपुट्स के मुताबिक LOC के पार आतंकी ठिकानों में 50% वृद्धि हुई है। यही नहीं, कश्मीर समेत अन्य सुरक्षा बलों के ठिकानों और अधिक हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। जिस क्षण वार्ता शुरू हुई और ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग समाप्त होने वाली है, चीजें वापस हाथ से फिसलने लगी। More scalable, more attacks on hard targets and much more trouble. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में LOC के उस पार करीब 600 आतंकी कैंप थे। इनकी संख्या 2021 में 150 पहुंच गई थी। सितंबर 2022 तक अब ये बढ़कर 225 हो गई है। उधर मंत्रालय के आदेश के बाद अब सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती और ज्यादा सख्त कर दी है।
ताजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी 134 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिनमें से 83 जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं यानी पाकिस्तानी हैं, बाकी के लोकल टेररिस्ट हैं। और जिस तरह के इनपुट्स अभी फिलहाल मिल रहे हैं उससे ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में आतंकी जो हैं वो हार्ड टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात अब कर्नाटक की है। साजिश, सत्ता और हवस, लिंगायत मठाधीश महंत बसवलिंगा स्वामी की आत्महत्या की वजह यही 3 चीजें बताई जा रही थी। साजिश एक दूसरे महंत ने रची ताकि बेंगलुरु शहर के नजदीक तकरीबन 80 एकड़ पर बने मठ पर कब्जा किया जा सके। हनी ट्रैप के इस मामले में 21 साल की इंजीनियरिंग की एक छात्रा भी मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार की गई है। जिस महंत के सामने श्रद्धा से लोग झुकते थे, आज वो नफरत के पात्र बन गए। आरोप मठ हथियाने के लिए जानलेवा साजिश रचने का है। पुलिस के मुताबिक महंत मृत्युंजय स्वामी के कहने पर ही 21 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा नीलांबिके ने महंत बसवलिंगा स्वामी के मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक मुद्रा में वीडियो रिकॉर्ड किया और यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। इन दोनों के बीच की कड़ी थे पेशे से वकील महादेवैया। छात्रा नीलांबिके और महंत बसवराज एक दूसरे को जानते थे। बदनामी के डर से बसवलिंगा स्वामी ने 24 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह 2 पेज के सुसाइड नोट में लिखी कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने साफ किया कि ब्लैकमेलिंग कुछ वीडियो क्लिपिंग के जरिए हो रही थी। इन लोगों ने फरवरी के महीने में ये सारी प्लानिंग की थी और अप्रैल में ये वीडियो बनाया था। फिलहाल इस सिलसिले में हमने 21 साल के नीलांबिके, मृत्युंजय स्वामी और महादेवैया को अरेस्ट कर लिया है। पास के एक दूसरे मठ के महंत मृत्युंजय स्वामी की नजर तकरीबन 80 एकड़ में फैले लिंगायत कंचुगल बंडे मठ पर थी। 400 साल पुराने इस मठ में सालाना करोड़ों का चढ़ावा आता है। मृत्युंजय स्वामी और बसवलिंगा स्वामी में हाल में मनमुटाव बढ़ा तो आरोप है कि मृत्युंजय स्वामी ने उन्हें ठिकाने लगाने की ठानी और फिर हनी ट्रैप की साजिश रची गई, जिसमें बसवराज स्वामी फंस गए। इसका जो प्रमुख कारण सामने आ रहा है वो ये है कि वो लोग इस संत से बदला लेना चाहते थे। दोनों संतों के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद था। सारी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। कहते हैं कि तीनों आरोपियों ने 45 साल के महंत बसवराज से वीडियो लीक करने की धमकी देकर करोड़ों रुपए वसूले। हाल ही में चित्रदुर्गा के मुरुगा मठ के महंत को नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस खबर के सामने आने के बाद कहते हैं कि महंत बसवराज काफी दबाव में थे, क्योंकि उन्हें अपनी बदनामी का डर था और इसी डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच ये भी खबर है कि कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री श्री रामुलु अपनी ही सरकार से नाराज हैं। नहर के मरम्मत काम पूरा नहीं होने पर वो रात में वहीं सो गए। दरअसल बेल्लारी में वेदावती नदी पर नहर की मरम्मत का काम लंबे अरसे से लंबित है और यही उनकी नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। और देश की बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर की हवा अभी फिलहाल खराब है, साथ में राजनीतिक माहौल भी। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। उधर एजेंसी अपनी मुस्तैदी की बात दोहरा रही है, पर हवा फिलहाल बिल्कुल एक तरह से दम ही घोट रही है। प्रदूषण राजनीतिक हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आबो हवा बिगड़ी, दम घूटा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। पराली की समस्या का समाधान किसानों को सहयोग देने से होगा, किसानों को गाली देने से नहीं होगा। इसलिए किसानों को गाली देना बंद किया जाए
और जो गलती किया है भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। पुराने आंदोलन का बदला मत लीजिए और लोगों को गुमराह मत करिए। अगर सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए। उधर बीजेपी ने दमघोटू हवा को लेकर ठीकरा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर फोड़ा। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पराली जलाने से लेकर क्लाइमेट कंडीशन को दिल्ली एनसीआर की इस जहरीली हवा का जिम्मेदार मानती है। साथ में जमीनी एक्शन की बात पर भी जोर है, निगरानी भी हो रही है और दिशा निर्देशों का पालन भी। दिवाली के करीब 5-6 दिन तक उसके पश्चात थोड़ा सा देखा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत एडवर्स रहीं। हालांकि जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे थे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते। जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं, उनका जो किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है उस पर काफी अच्छी निगरानी हो रही है और एक्शंस भी चल रहे हैं। परेशानी हर साल की है, आरोप प्रत्यारोप भी हर बार। हालात सुधरे, इसके लिए कुछ पहल खुद से भी जरूरी है। जिम्मेवार के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिम्मेदारी तय भी। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।